शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक जाना माना कॉलेज, एक महाविद्यालय, उसके सभागार में उपस्थित इस बड़े ही मौलिक और मूलभूत मुद्दे पर कार्यक्रम में आपके सामने उपस्थित होकर बड़ा ही हर्ष और बड़ा ही एक अपने आप में संतुष्टि का भाव महसूस कर रहा हूँ। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजक सेवा सचिव राकेश कुमार जी, मैडम बुद्धि राजा जी, मैडम धींगरा जी, इस कॉलेज के प्राचार्य जो अभी इस कार्यक्रम में किसी वजह से उपस्थित नहीं हो पाए, तमाम फैकल्टी मेंबर्स और इस शिवाजी कॉलेज के तमाम प्यारे प्यारे छात्र। मित्रों, ये जो विषय है हमारे सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक रूल और दुर्घटना, हमारे जीवन का बड़ा ही मूलभूत सवाल है। क्योंकि जान है तो जहान है। हम दुनिया में तमाम परिकल्पनाओं से गुजरते हैं, तमाम चीजों के बारे में अपने विचार, अपने कर्म, अपनी एक्टिविटी को करते हैं, लेकिन जब इस जीवन में हर व्यक्ति को एक जीवन मिलता है और अगर वह एक जीवन मिला है तो उसे जीवन को क्यों न संभाला जाए और उसे पूरी उम्र जिया जाए। और इस दुनिया जो अपने आप में इतनी सुंदर दुनिया है, इतनी रहस्यमय दुनिया है, उस जीवन को चरितार्थ किया जाए, सार्थक किया जाए। ये तब संभव है कि जब हम महफूज रहें और तमाम तरीके की जो नेचुरल मैन मेड जो तमाम तरीके के जो एक तरह से विपदा, तमाम तरीके की दुर्घटनाएं, तमाम तरीके की बीमारियां और कई सारी चीजें होती रहती हैं, तो उससे हम अपने आप को बचाएं। अभी एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, हम लोग के जीवन में पहली बार हमने साक्षात अनुभव किया कैसे पूरी सभ्यता, पूरी मानव जाति और पूरी दुनिया ने कैसे लड़ाई लड़ी, हम सब ने देखा। दुर्घटना एक परमानेंट फेनोमेनन है। जैसे कि हमारे सेवा के संचालक राकेश कुमार जी ने इसके बारे में अपना ओपनिंग रिमार्क दिया, करीब 1.5 लाख लोग इस दुर्घटना की वजह से काल के गाल में समा जाते हैं। एक एवरेज डाटा है। यह ठीक है कि कोरोना जब आया था, लॉकडाउन हुआ था, तो वह दुर्घटना का आंकड़ा काफी घट गया था, करीब 40-50 हजार पर आ गया था। चलिए, उसका एक पॉजिटिव पहलू था, कहा जा रहा था कि पर्यावरण भी शुद्ध हो गया था और दिल्ली जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर है, उसका वो IQ और जो अलग अलग जो मानदंड है पर्यावरण के, वो काफी घट गए। बहरहाल अब फिर से मेन स्ट्रीम लाइफ शुरू हो गया है, लेकिन दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और भारत जैसे देश में, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, 140 करोड़ की आबादी रहती है और अगले 2-3 सालों में हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क बन जाएंगे, तो हमें तमाम बीमारी, कुपोषण के साथ साथ दुर्घटनाओं से भी इतनी बड़ी आबादी को बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम कहना चाहेंगे कि यदि मैं एक कल्पना करता हूं कि अगर मुझे इस देश के हुकूमत की बागडोर मिले, तो ठीक है कि वास्तविक रूप में ये संभव नहीं है, लेकिन मैं एक कल्पना कर रहा हूँ, एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी, जैसे कि अभी मेरा परिचय दिया गया कि मैंने करप्शन पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो नो टॉलरेंस टू करप्शन बार बार जिक्र आया है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों को सबसे पहले और सबसे अबव ऑल जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, नो टॉलरेंस टू एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट। और जब नो टॉलरेंस टू एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट, जो कि किसी भी सरकार का पहला रेजोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि एक मानवीय संवेदना से जुड़ा चीज है, एक ऐसा चीज है जो अनेकों लोगों को यतीम बना देता है, अनेकों लोगों को विधवा और विधुर बना देता है, उस घर की एक तरह से उस परिवार की पूरी रोजी रोटी का पूरा एक माध्यम छीन लेता है। कितने माँ बाप के सामने नौजवान बच्चे चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के सामने माँ बाप चले जाते हैं। उसको हमारी पूरी सरकार, पूरा समाज और पूरा सिस्टम एक ऐसी प्लानिंग करे, एक ऐसी मल्टी सेक्टरल और मल्टीपल प्लानिंग करे कि हर तरह के तरीके से इस एक तरह से इस मैन मेड आपदा पर, जो कि एक तो नेचुरल आपदा होती है कि बाढ़, सुखाड़, साइक्लोन, अर्थक्वेक वगैरह वगैरह, एपिडेमिक,
लेकिन ये एक्सीडेंट जो है ये मैन मेड है। जब हम कहते हैं कि विज्ञान एक वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप है। जब मैं दुर्घटनाओं का सिलसिला देखता हूं तो मुझे लगता है कि विज्ञान का ये अभिशाप हमें सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारत में 3 तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं, तीनों ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हैं। और एक तो सड़क दुर्घटना जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरी रेल दुर्घटना और तीसरी हवाई दुर्घटना। हवाई जहाज पर जब हम बैठते हैं तो हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो ऊंचाई में होता है। लेकिन सबसे सेफ माध्यम हवाई जहाज है, उसके दुर्घटना का प्रतिशत सबसे कम है। रेलवे जो कि भारत का एक तरह से लाइफ लाइन है, रेलवे की दुर्घटना पिछले 2, 3, 4 दशकों से एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना। सरकारों ने इसे टॉपमोस्ट प्रायोरिटी दी, अलग अलग आयोग बनाए गए, अलग अलग कमीशन बनाया गया और बड़ी मोटी लागत पर रेलवे में दुर्घटना को रोकने का कार्यक्रम बनाया गया। और यह पाया गया कि रेलवे दुर्घटना का जो सबसे बड़ा कारण है कि जो वो सड़क पार करने की जो गोमती होती है उसका जो है अनमैन्ड होना, यानी तो भगवान भरोसे छोड़ा हुआ था, कोई गार्ड नहीं था, उसका प्रॉपर जो है उसका वो ब्लॉकेट करने का कोई वहां पर गेट नहीं होता था। लेकिन सरकारों ने जब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लिया, उसके लिए निवेश किया और सारे जो अनमैन्ड जितने वो थे, क्रॉसिंग थे रेलवे के लाइन के, उस सबको जो ढकने का काम किया गया, तो आज शुक्र है भगवान का कि पिछले 2-3 सालों से रेलवे में होने वाली दुर्घटना काफी कम हो गई है या ना के बराबर हो गई है। लेकिन जब हम सड़क दुर्घटना की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने एक कॉल दिया था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के नाते। उन्होंने कहा कि हमने इसकी पेनाल्टी अब काफी ज्यादा बढ़ा दी है, सड़क दुर्घटना को कम करना है। क्योंकि अगर राज्यों का ब्यौरा लें तो जो राज्य ज्यादा विकसित हैं, जहां पर ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे बने हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और यहाँ के उत्तर प्रदेश में जहाँ 5 एक्सप्रेसवे हो चुके हैं, वहां पर दुर्घटनाओं का भी आंकड़ा ज्यादा है। तो नितिन गडकरी कहते थे कि हमने अब इसकी पेनाल्टी बढ़ा दी है, क्योंकि हमें ये लगता है कि दुर्घटना से देश की जीडीपी का भी नुकसान होता है। मुझे लगता है कि जीडीपी का जिक्र करना थोड़ा अमानवीय है, क्योंकि एक्सीडेंट लोगों का पूरा जो है उसका जो है पूरा एक तरह से आबरू छीन लेता है, लोगों की पूरी जिंदगी जो है एक तरह से बेकार कर देता है। उन परिवारों पर कितनी बड़ी आपदा का वज्र एक तरह से गिर जाता है। सवाल मानवीय संवेदना का है, सवाल जानों के जाने का है, सवाल बेमौत मरने का है। इसीलिए यह मामला जीडीपी का नहीं है, यह मामला जानों को महफूज करने से है, जानों को बेमौत होने से बचाने का है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब एक्सीडेंट की बात होती है तो हम लोग ये बार बार कहते हैं कि स्पीड इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्पीड एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन जब हम निवारण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं। तीसरा ये कहा जाता है कि आप अगर गलती करें तो पेनाल्टी दे। मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज में दो है, एक रूलर है, एक रूल्ड है, एक शासक है और एक शासित। हम जनता है तो हम रूल्ड है, तो पहले बात जनता को नहीं लेना होगा। अगर जनता इतनी होशियार समझदार होती तो रूलर की जरूरत नहीं पड़ती। हम सेल्फ डिसिप्लिन होकर अपने सारे प्रॉब्लम को दूर करते और समाज के ऑर्डर को बनाते। सरकार जिसको हमने तय किया है, वर्ण किया है, जिसे हमने एक राज्य नामक स्टेट और गवर्नमेंट नामक इंस्टीट्यूशन जो है बिल्ड किया है, उसका काम है कि पहले वो कॉल ले, पहले वो पहल करे। तो जब ट्रैफिक रूल की बात आती है तो भारत में होने वाली दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण गति तो है ही, गति को लिमिट करना बहुत जरूरी है। अगर हम गति बढ़ाएंगे एक्सप्रेसवे की तरह तो जीडीपी तो बढ़ जाएगा, लेकिन दुर्घटनाओं का सिलसिला नहीं रुकेगा। तो मैं ये मानता हूं कि जब सरकारों ने जब एक बाकायदा एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, ट्रैफिक कानून बनाया है, उसी से जुड़ा हुआ है और उसी से जुड़ा हुआ जो सड़क पर दुर्घटना ग्रसित होते हैं उन्हें त्वरित अस्पतालों में ले जाकर उपचार करने का भी नियम कानून बना हुआ है। मुझे इन सब बातों से बड़ी जो है एक तरह से शिकायत है कि अगर सड़कों पर अगर बिल्कुल एक ट्रैफिक ऑर्डर बनाया जाए, खास करके जो ऑफिस
जाने का और आने का जो टाइम होता है, क्योंकि मैंने अपनी किताब में एक लेख इस पर भी लिखा है, तो मैंने कई मल्टी डायमेंशनल चीजें ली हैं। एक तो जो महानगरों में जो ऑफिस जाने का और आने का जो टाइम है, सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक ओवर ट्रैफिक लोड होता है। शाम को 5 से लेकर 7 तक ऑफिस से आने का है, उस समय ओवर ट्रैफिक रूल होता है। मैंने लिखा है कि सरकार को यह कानून बनाना चाहिए कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, वहां पर ऑफिस की ड्यूटी 2 शिफ्टों में हो। अमेरिका में तो 3-3 शिफ्ट चला करता है, रात के 12 बजे तक वहां दफ्तर खुले होते हैं। तभी तो वहां एक प्रोडक्टिविटी का इन्वायरमेंट है और एक गवर्नेंस का एक रोबस्ट कल्चर है वहां। भारत में ऐसा नहीं है। जब दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर में एक ही ऑफिस जाने का और आने का टाइम बना है, तो सड़कों पर और ट्रैफिक पर तो भयंकर लोड होगा ही और एक्सीडेंट को बढ़ावा मिलेगा। तो यह भी जरूरी है जब ट्रैफिक को 2 शिफ्ट में करें, सड़क पर ऑर्डर बनाएं, और सड़क पर जब हम ऑर्डर बनाते हैं तो मेरा सीधे ध्यान ट्रैफिक पुलिस पर जाता है। भारत में हम जो जनता, मैं तो उस पर बाद में आऊंगा कि युवाओं को कैसे स्पीड से प्रेम है और अपने जान से जो है वो सेकेंडरी है उनका प्रेम। वो पहले स्पीड को लाइक करते हैं, स्पीड को लव करते हैं, अपने जान को वो बाद में तवज्जो देते हैं। बाकायदा एक सर्वेक्षण हुआ है कि 28 साल तक की उम्र के बच्चों को यह एक साइकोलॉजिकल उन पर इम्पैक्ट है, तो वो स्पीड से प्यार करते हैं, झिकझैक होकर जो है मोटरसाइकिल चलाएंगे, कभी हेलमेट हटा लेंगे, कभी दोस्तों के साथ 3-3 4-4 होकर के एक बिल्कुल एक तरह से एक रैला और जखीरे में सड़क पर चलेंगे और बेतरतीब होकर के गाड़ी चलाएंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं ये कहूंगा कि भारत में जो ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो करप्ट है। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट में अगर किसी का नाम आता है तो कई डिपार्टमेंट आता है, लेकिन उसमें ट्रैफिक भी एक अहम है। आप सड़कों पर आमतौर पर देखेंगे कि हमारे, खासकर मैं दिल्ली की बात करूं क्योंकि आप सब लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली का ट्रैफिक पुलिस केवल सुबह 9 से लेकर के 11 बजे ड्यूटी देता है, 5 से 7 बजे। बाकी समय में उसे रोड ऑर्डर मेंटेन करने से मतलब नहीं है। वह कहीं पर किसी ओट में छिपा रहेगा, कहीं किनारे की ओर बिल्कुल वो रहेगा और छापामार तरीके से लोगों को देखेगा कि कैसे वो गलती करें। मैं इससे सहमत नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर ट्रैफिक का वायोलेशन होता है तो फर्स्ट टाइम आप स्ट्रॉन्ग वार्निंग दीजिए, एक बार और उनको वार्निंग दीजिए और तीसरी बार उन पर हैवी पेनाल्टी लगाइए। लेकिन वह पेनाल्टी ट्रैफिक पुलिस के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ा होगा, उसकी मर्जी होगी तो आप पर पेनाल्टी करेगा, आपसे रिश्वत लेगा और बाकी पर्ची बनाएगा। सरकार को आमदनी कराने में उसे कोई मलाल नहीं, आपको वो लेकिन खुश नहीं रखेगा, आपको वो गाइड नहीं करेगा। ट्रैफिक पर अगर कहीं पर पूरा एक तरह से स्थिति बनी हुई है तो उसे सही करना, उसे ऑर्डर बनाने में उसे कम इंटरेस्ट है, उसे ज्यादा पेनाल्टी काटने में ज्यादा मजा आता है। मानो कि वह एक ट्रैफिक पुलिस नहीं, वह एक कोई छापामार दल हो और उनको पेनलाइज करने का ज्यादा मजा आ रहा है। मैं अभी बात हो रही थी मैडम से कि दिल्ली के लोग तो अब इतने पैसे वाले हो गए हैं कि वो लापरवाही से गाड़ी चलाएंगे और फीस भरने के लिए, पेनाल्टी भरने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मुझे अगर कोई थोड़ी सी गलती हो जाए तो मैं तो पेनाल्टी देना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं पहले एक्सपेक्ट करूंगा कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो फुली नॉन करप्ट हो, क्योंकि पहली जिम्मेवारी उसकी बनती है ट्रैफिक के प्रति, सेकंड में जिम्मेवारी हमारी बनती है। दोस्तों, मैं बात करूंगा विदेशों का। मैं यूरोप में, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 6-7 कंट्री वहां देखा। वहां कहा जाता है कि वहां गाड़ियां बड़ी तेज चलती है, ये बात सही है। वहां 200 किलोमीटर की स्पीड पे मैंने गाड़ी को चलते देखा है। मेरे ब्रदर इन लॉ वहां रहते हैं, वो खुद 200 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन वो सारी सड़कें डेडिकेटेड होती हैं, नो चांस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट। ये ठीक है कि दे हैव लेस पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू आवर कंट्री, वी आर ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री, ये बात ठीक है। लेकिन उनका सिस्टम ऐसा है कि आप बहुत तेज गाड़ी भी चला सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जहां पर स्कूल का इलाका है, कॉलेज का इलाका है, अस्पताल है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां गाड़ियों का स्पीड लिमिट जो है आप हैरान रह जाएंगे सुन के कि 5 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ, मैक्सिमम 20। और अगर आप पैदल, अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है तो पेडेस्ट्रियन को नहीं देखना है कि गाड़ी रुकी कि नहीं रुकी, गाड़ी वाले को देखना है पेडेस्ट्रियन को, और गाड़ी एकदम वहां पर स्टैंड स्टिल हो जाएगी और आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं।
जर्मनी में मुझे BMW फैक्ट्री देखने का मौका मिला तो वहां बहुत सारे प्ले कार्ड लगे हुए हैं। उन्होंने एक्सीडेंट पर एक बहुत बड़ा एक तरह से एग्जीबिशन लगाया। उन्होंने उसमें लिखा था कि 1970 में जर्मनी में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ करता था। एक साल में 20-20 हजार लोग मरते थे। लेकिन उन्होंने वही एक तरह से फेनोमेनन अपनाया, नो टॉलरेंस टू एक्सीडेंट, और उस पर फिर लंबा चौड़ा काम हुआ और फिर वहां एक्सीडेंट बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। हम अपने भारत देश में देखते हैं, गडकरी जी ने बहुत हैवी पेनल्टी का दौर लगाया, बड़ा उसका विरोध भी हुआ, लेकिन ले दे करके सब बराबर। दिल्ली तो ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पर तो कंट्री का शहर है, यहाँ पर तो एक आंकड़ा आईटीओ पे आता है कि रोज औसतन 12 लोग सड़क दुर्घटना की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम बात अपने भारत देश की करते हैं तो मैं पेनाल्टी का मैं भी समर्थन करूंगा, बल्कि इससे भी सीवियर पेनाल्टी और हैवी पेनाल्टी का। लेकिन दैट शुड बी टोटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन, दैट शुड नॉट बी लेफ्ट एट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ट्रैफिक पुलिस हु देमसेल्व्स आर करप्ट। एक बार क्या हुआ कि मैं एक छोटी सी रोड एक इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा था, तो मैं थोड़ा सा वहां पर कोई इतना ज्यादा बहुत सेंसिटिव जोन नहीं था, थोड़ा सा मैं दाहिने से अपना नहीं सॉरी मैं स्कूटर पर बैठा था, करीब 15-20 साल पहले की बात है, तो शायद हेलमेट नहीं लगाया था या पीछे वाले ने हेलमेट नहीं लगाया। तो हमारे पीछे वाले ने कहा, ट्रैफिक पुलिस ने जैसे रोका, कहा कि आप भी तो रॉन्ग हो, आप तो राइट साइड में आ रहे हो, तब वो मुंह अपना बना लिया। तो ट्रैफिक पुलिस जो है हर तरीके का वो दिखाए, नॉन करप्ट दिखाए, तो वो सब माफ है। और जनता तब सबक सीखेगी कि जब आप पूरी तौर पर ईमानदार हो, आप पूरी तौर से लॉ अबाइडिंग हो और पूरे तौर पर आप किसी भी तरीके का करप्शन, रिश्वत जो तमाम ट्रकों वालों से और ट्रांसपोर्ट वालों से जब वसूलते हैं, वो एक गलत मैसेज जाता है। फिर मैं बात करूं दिल्ली की ही, क्योंकि मामला दिल्ली का है। आपको याद होगा जब रेड लाइन और ब्लू लाइन बसें जब चला करती थी, उस समय सरेआम रोज घटना होती थी। एक बस वाले ने फलाने बाइक वाले को मार दिया। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, वो जवाब देती थी कि मैं तो पैदल चलना पसंद करूंगी, मैं उस बस पर नहीं जाऊंगी। तो मैं ये बताऊंगा कि दिल्ली देश का महानगर है, देश का एक तरह से सर्वश्रेष्ठ जगह है, लेकिन आप यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खास करके बसों के ड्राइवरों के माइंडसेट और उनके बैकग्राउंड और उनके एटीट्यूड को आप स्टडी करें तो सड़कों पर सरेआम रेस लगती है। दो बड़ी गाड़ियां एक्सीडेंट के लिए, बड़ी गाड़ियों को मैं पहले जिम्मेवार मानूंगा, छोटी गाड़ियों को आपको प्रोटेक्शन देना है। दे आर जस्ट लाइक ए टाइनी इंडस्ट्री हु एक्सपेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिगर इंडस्ट्री। तो सेम वे जो बिगर व्हीकल हैं उनको पहले अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा। मैं देखता हूं अभी भी, चाहे वो ट्रांजिट की बसें हो या डीटीसी की बस हो, जो कि सरकारी मुलाजिम इसमें होते हैं, दो बस वाले वो नौजवान ड्राइवर आपस में पूरे सड़कों पर गाड़ी को दौड़ा लेते हैं और आपस में रेस लगती है, और कई बार दो बसें आपस में टकराने से बनती हैं। ये नजारा देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई देता है। हम दुनिया को कौन सा मैसेज देंगे? बहरहाल जो हमारा एक्सीडेंट प्रॉब्लम है या ट्रैफिक प्रॉब्लम है, इसकी थोड़ी सी अगर हम पब्लिक को, लेकिन अगर हम ये कहिए कि जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद का मैनेजमेंट कैसा है, बड़ी निराशा मुझे दिखाई देती है जब मैं दिल्ली में देखता हूँ। एक्सीडेंट होने के बाद लाश तड़प रहा होता है। एक तो पहले का कानून ऐसा था कि जो लोग एक्सीडेंट को उठा करके विक्टिम को उठा करके ले जाएगा, सबसे पहले पुलिस उसी से इंक्वायरी करती थी। यह ठीक है कि कानून अब बदल गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस का चाल, चेहरा और चरित्र बदल गया है। वो अभी भी सबकी निगाह से देखते हैं और किसी न किसी तरीके से उन्हें फंसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दिल्ली में जो पीसीआर के जो वाहन है, उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई है कि किसी भी बस का या किसी भी व्हीकल का कोई एक्सीडेंट का विक्टिम हो तो उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाए। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि उस समय 1 मिनट भी बहुत बड़ा कीमती होता है। मेरे हिसाब से दिल्ली की सड़कों पर कम से कम सैकड़ों मोबाइल हॉस्पिटल वैन चलते रहना चाहिए, जहां पर 1 करोड़ व्हीकल चलता हो, जहां देश के 3 महानगरों और 4 महानगरों से भी ज्यादा संख्या में पब्लिक व्हीकल हो। वहां पर एक्सीडेंट को रोकने और एक्सीडेंट के पोस्ट एक्सीडेंट जो है कैसे उसको हम रिहेबिलिटेट करें और कैसे ठीक करें,
उसको लेकर के तो हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी जो है न सरकारों की तरफ से दिखाई देती है और न ही किसी डिपार्टमेंट की तरफ से दिखाई देती है। मुझे लगता है कि सेवा जैसी संस्था का यहाँ भी बहुत बड़ा रोल है। इनका रोल केवल ट्रैफिक रूल की रेकनिंग करना और ट्रैफिक रूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करना भर नहीं है, बल्कि एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल त्वरित तरीके से एक्सीडेंट विक्टिम को वैन में उसका इलाज हो और तुरंत सब हॉस्पिटल में जरूरी ये कानून बन गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को लेना होगा। ये बात अलग है कि वहाँ व्यवहारिक रूप में क्या होता है ये देखने की चीज है। यूरोप का मैंने जिक्र किया कि स्पीड वहाँ पर इतनी ज्यादा होते हुए भी कम एक्सीडेंट होता है क्योंकि वहाँ एक कल्चर बन गया है। पहले गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल के जरिए कल्चर को अच्छा किया और फिर उसके बाद यूरोप के पब्लिक ने भी उस कल्चर में हाथ मिलाकर काम किया। जिस तरीके का कल्चर हम कहीं न कहीं मुंबई महानगर में देखते हैं कि जहाँ पर ऑफिशियल भी करीब कंपैरेटिवली ऑनेस्ट है, तो मुंबई की सिविल सोसाइटी और वहाँ की पब्लिक और सिविक बिहेवियर भी ग्लोबल स्टैंडर्ड का है, इंटरनेशनल लेवल का है। मुंबई की जो जेंट्री है, मुंबई की जो सिविल जो वहाँ का जो बिहेवियर है वो आप भी देख सकते हैं कि कितना कोऑपरेटिव होता है और कितना कोहेसिव होता है। मैंने ये बात की कि पोस्ट एक्सीडेंट को लेकर के भारत में किस तरीके का माहौल है, तो मुझे याद आता है कि ऑस्ट्रिया में मैं एक जगह गुजर रहा था, एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी। पहाड़ी इलाका है, वहां पर बड़े सुंदर पहाड़ है, थोड़ी सी खाई में कोई गाड़ी गिर गई थी। उसे मिनटों के अंदर में लिफ्ट किया गया और 3 मिनट के अंदर मैंने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी और हेलीकॉप्टर आया और उस व्यक्ति को तुरंत लिफ्ट किया और तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। 1.5 लाख लोग इस काल के गाल में समा जाते हैं और हमारी ये प्रायोरिटी में नहीं है और ये सवाल जीडीपी का नहीं है, ये उदात्त मानवीय संवेदना का विषय है, पॉलिसी मेकर का विषय है, सरकारों की इच्छा शक्ति का विषय है, तमाम चैरिटी ट्रस्ट और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविज्म का विषय है और उन तमाम युवा लोगों में अवेकनिंग का विषय है कि तुम्हें अपने माँ बाप को देखना है, तुम्हें अपने बच्चों को देखना है, अपने भाई बंधुओं को देखना है और अपने जान को बचाना है। मनुष्य की बड़ी नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने जान के प्रति बेहद सजग होता है बचाने में। तो जब आप सड़कों पर चलते हैं तो अपनी जान को बचाने को लेकर के कुछ दूरदर्शिता का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, गुरु चलने के पहले बटोही बाट की पहचान कर, तो ठीक उसी तरीके से हम जितने दिल्ली की सड़कों पर या देश के तमाम जगहों पर अगर चलते हैं तो हम इस बात का अंदाजा अंदेशा लगाते कि कहीं एक्सीडेंट तो न हो। तो हर तरीके की चाक चौबंदी, दिमाग को सही करना, गाड़ी को सही करना और अगर सड़क खराब है तो बच करके चलना, इसका हम ध्यान रखें। मैं ये कहूंगा कि नो टॉलरेंस टू एक्सीडेंट हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बननी चाहिए। हमारे समाज के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, सिस्टम के स्तर पे इसे लेकर के हमें पूरी संवेदना का परिचय देना चाहिए। हमें एक समान सबको ट्रीटमेंट करना चाहिए, किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। और जो लोग अगर खुदा न खास्ता अगर इसके शिकार हो जाए तो उन्हें पूरे तौर पर प्रोटेक्शन देने का काम करना चाहिए। बाकी ट्रैफिक रूल्स को लेकर के सजग रहना, सचेत रहना, अवेकनिंग फैलाना, अपने जान माल की खुद हिफाजत करना, सड़क के रूल को पलटना, ये हमारे हाथ में जरूर है। इसे हमें हर हाल में पालन करना चाहिए, 200% इसका पालन करें। लेकिन जब हम पॉलिसी मेकर को और सरकारों को जब इस बात पर हम सोचने की एक तरह से उन्हें उकसाते हैं तो हमने जिन जिन बातों का उल्लेख किया वो सारे सवाल अपने आप में मौजूद बन जाते हैं। तो बहरहाल कार्यक्रम में अब ज्यादा समय न लेकर इस पब्लिक यूटिलिटी सब्जेक्ट